नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलता हूँ छत्तीसगढ़, साल 2005 में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है प्रदीप। प्रदीप छत्तीसगढ़ के एक गांव के थे, छोटे से गांव की, और गांव के ही आबो हवा में अब बड़े हो चुके थे, नौजवान हो चुके थे। लेकिन घर जो था ना, गरीबी से जूझ रहा था। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी माँ उनको बाहर भेजना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि नहीं, तू तो इकलौता है, तू जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। प्रदीप भी इस बात को समझते थे। अब उनसे 2 साल बड़ी एक बहन भी थी। वो भी जवान हो चुकी थी। शादी ब्याह, उसका रिश्ता पक्का हो चुका था। अब कुछ महीनों के बाद अब उसकी शादी भी होनी थी। लेकिन पैसे का टोटा था, कर्जे भी हो चुके थे। अब कर्जा उतारना तो दूर, और कर्जा हम लोग मांग रहे थे। लेकिन कोई भी अब कर्जा दे के राजी नहीं था। और तब मुझे लगा कि नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। पिता तो सब कुछ कर ही रहे थे, जो भी था घर का सब कुछ देख रेख वही कर रहे थे। लेकिन मैं भी नौजवान हो चुका था, मेरा भी अपना फर्ज था कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन क्या करूं? इतना भी पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं शहर में जाऊं और फटाफट मुझे नौकरी मिल जाए। ऐसा भी नहीं था। ना तो शहर में मेरा कोई यार दोस्त का जान पहचान था। तो आखिर मैं चाहूँ कहाँ पर? मैं अपने माँ से विचार विमर्श कर रहा था कि आखिर माँ, मैं घर में बैठ के क्या करूँगा? अभी बहन के शादी में कुछ महीनों के वक्त है। अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, शहर में कोई रहने वाला मिल जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, कुछ पैसा कमा के ला सकता हूँ ना। माँ सोच में पड़ी हुई थी। अब फिर कहने लगी, देख, तेरा मामा है लेकिन चचेरा है। वो जगह का नाम बताई, वो शहर का नाम बताया। अब बोली कि वहाँ चला जा। वहाँ पर वो गार्ड की नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। मैं अब एक तरह से प्रदीप यानी बहुत खुश हो चुके थे। और फिर एड्रेस लेकर के माँ से अब वो शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ आकर के अपने मामा से, चचेरे मामा से मिलते हैं ना, तब शहर के बारे में बहुत कुछ अब उनको पता चलता है। अब पहली बार शहर में, इतने बड़े शहर में आए थे, तो देखकर थोड़ा हैरानी तो ज़रूर थी। लेकिन जब मामा से मिलते हैं, उनके घर में जाते हैं, अब घर क्या था, अब दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जो सस्ते रेट में लिए हुए थे। नाइट गार्ड की नौकरी करते थे, दिन भर सोते थे और रात को ड्यूटी चले जाते थे। उनसे पूछते हैं कि मामा जी, मैं ऐसे काम के लिए आया हूँ, आप मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। मामा कहने लगे कि हाँ, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, इतने आसान नहीं है नौकरी पाना। और तुम्हें तो कोई अब जानकारी भी नहीं किसी बात का। ना तो तुम गार्ड में लग सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हो। मेहनत मजदूरी बोलो तो मैं लगवा सकता हूँ, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी अगर करना होता तो मैं अपने गांव में ही कर लेता। मैं शहर क्यों आता? मुझे तो लगा था कि मैं शहर में आकर के कोई अच्छी खासी नौकरी कर लूँगा। ये उम्मीद लेकर आया था, लेकिन ये उम्मीद सब कुछ टूट चुका था। और तब मामा कहने लगे, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नौकरी का प्रबंध करूँगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक शहर में घूम, इधर उधर जहाँ जाना है आराम से अपना घूम फिर, शहर को जान पहचान, सड़कें चीन पहचान। सब कुछ बता रहे थे जो उनका फ़र्ज था। और कुछ पैसे भी देते थे कि जा, कुछ बाहर जा, कुछ घूम फिर, कुछ खा पी के आ जा। मैं भी उस टाइम अब मामा जी का ये प्यार देख करके मैं भी खुश था कि चलो, अब चचेरे तो हैं लेकिन अपने मामा से बढ़ करके अब मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था। एक तरह से उनकी दोस्ती हो चुकी थी मेरे से। उम्र में मेरे से डबल थे, लेकिन उनकी जो हरकतें होती थी ना, बच्चों वाली। कभी कभी ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगते थे। तब मैं पूछता था कि मामा जी, ये क्या मतलब है, ये क्यों गाना गा रहे हो? कहते कि बेटा बस ऐसे ही दिल करता है, अकेले रहता हूँ ना, घर देखता है ना कि मैं जा नहीं पाता हूँ, ऐसी नौकरी है, और छुट्टी भी मिलती है तो बहुत कम। तो अपने गाने गाकर शौक़ पूरा करता हूँ, और क्या करूँ, मेरे पास वक्त काटने के लिए कुछ है भी नहीं। अब वास्तव में उनके पास घर में ना तो कोई रेडियो था, और टीवी तो दूर की बात थी। पंखा भी लगा था तो वो मरमर के चलता था, और गर्मी के दिन थे।
दिन में ना जाने कैसे कैसे वो सोते थे, और एक बार सोते थे ना तो फिर शाम के टाइम ही उठते थे। हाँ, मैं तो पसीने पसीने नहा जाता था, अतः मुझे बाहर निकलना पड़ता था, किसी पेड़ के पास में, किसी पार्क में जा कर के बैठ कर के अपना टाइम पास करता था, उस शहर को समझने की कोशिश करता था। रात हो चुकी थी, उसी रात के बाद बता रहा हूँ, रात हो चुकी थी। मामा जी अपने लिए, मेरे लिए खाना बना करके और वो खुद खा पी करके अपने ड्यूटी जा चुके थे, और फिर मैं एक तरह से आज़ाद था। जो छत था ना जिस पर हम मामा जी रहते थे, और उसके अगल बगल में भी घर सटा हुआ था, बाउंड्री बिल्कुल सटी हुई थी। कोई भी मेरे वाले छत से पड़ोसी के छत पर जा सकता था, और पड़ोसी के छत से मेरे छत पर भी आ सकता था। लेकिन मामा जी इसकी फिक्र नहीं करते, उनके घर में ऐसा कुछ चीज़ था ही नहीं, इतनी इतनी कीमती चीज़ था ही नहीं कि कोई चोरी हो सके, और वे फिक्र रहते थे, और वो बहुत दिनों से रहते थे। साल डेढ़ साल मामा जी कहते थे कि इस घर में मुझे रहते हुए हो गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई। कई बार तो मैं घर का ताला लगाना भी भूल जाता हूँ, लेकिन हमारे घर से कोई बर्तन तक, कोई पानी का डब्बा तक गायब नहीं हुआ। और मैं, गर्मी का टाइम था, पंखा तो मर के चलता था, और उसमें तो मुझे पसीने में नहा लेता था। मैं गांव का रहने वाला था, छत पर सोने वाला, खुली हवा में सोता था, तो मुझे बाहर का वातावरण थोड़ा अच्छा लगता था। कमरे के अब जो पंखा था इतनी स्पीड में घूमता नहीं था। मजबूरन मैं अपना छत पर बिस्तर लगा चुका था। चांदनी रात थी। चांद चांद जो था ना बिल्कुल बड़ा सा नज़र दिखाई दे रहा था। मैं अपने भविष्य के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सोचता हुआ और सोने की कोशिश कर रहा था कि कब तक मेरी नौकरी लग जाएगी। मामा जी तो कह रहे हैं कि कुछ दिन की बात है, मैं बात कईयों से कर रखा हूँ और जल्दी ही तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं उसी आस पर अब यहाँ पर टिका हुआ था। घर परिवार की चिंता हो रही थी कि कैसे लोग होंगे। मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे बापू क्या क्या कर रहे होंगे अकेले। मैं रहता था तो उनका साथ होता था, मैं उनके साथ में लगा रहता था, उनके साथ मेहनत करता रहता था हर काम में। मैं यही सब सोचता विचारता, कब मुझे आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे कानों में एक सुरीली आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो, मेरी आंख खुल जाती है। बगल का छत पर मैं देखता हूँ कि आखिर कौन है भाई। इतनी रात को, लगभग आधी रात होने वाली थी, अतः मुझे एक लड़की दिखाई देती है छत की बाउंड्री पर, जिसमें मेरी छत की बाउंड्री थी और उनकी थी। दोनों मिलकर एक चौड़ी सी जगह बन चुकी थी, और ज़्यादा हाइट भी नहीं था, कम हाइट था, और उस पर एक लड़की बैठी हुई और मेरी तरफ देख करके गाना गुनगुना रही थी। मैं अभी लेटा हुआ था, जैसे ही आँख खोलता हूँ तो लड़की नज़र आती है, कुछ ऐसी धुन गुनगुना रही थी और वो मेरी तरफ देख रही थी। जब मैं आंखें खोल लेता हूँ ना, तब वो गुनगुनाना बंद कर देती है। मैं भी उसको साफ साफ देख रहा हूँ और वो भी मुझे साफ साफ देख रही है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, और तब लड़की एकदम जो गुनगुना रही थी ना बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल मेरी तरफ घूर कर देखने लगती है, जैसे वो देखना चाहती है कि मैं सोया हुआ हूँ या फिर जाग चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी आंखें खोल चुका था, उसकी गुनगुनाहट से मेरी नींद उड़ चुकी थी। और तब कुछ देर तक ऐसे ही मुझे देखती रही, घूरती रही। अब फिर कहने लगी, लड़के लड़के जरा इधर आना, तुम मुझे क्या देख रहे हो क्या? तुम मुझे देख सकते हो क्या? देख रहे हो क्या? ऐसी बात मुझसे बोली थी। मैं लेटा हुआ था, मैं उठना नहीं चाहता था। मुझे उस टाइम लड़कियों में ऐसा कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं, और ना मैं प्यार वार का कभी चक्कर में पड़ा हुआ था। हालांकि मेरे दोस्त अब ऐसे काम किया करते थे, मुझे भी सुनाते थे, लेकिन मुझे अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अपने घर का जिम्मेवारी थी, बहन का शादी ब्याह करना था, मेरे जो सपने थे ये सब पूरा करने का था। तब मैं सोचता कि हाँ, प्यार वार क्या चीज़ होती है। मैं अपने फिर आंखें बंद कर लेता हूँ, उसकी बात को अनसुनी कर देता हूँ। ये छोड़ो ना, मुझे क्या काम है, बगल की लड़की है, अपना गीत गुनगुना रही थी, मुझे क्या लेना देना है, इसे मेरा क्या काम है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तब वो लड़की जोर से चिल्लाती है, अरे सुनो भैया, सुनो सुनो, ऐसे कुछ शब्द का इस्तेमाल करती है। अब फिर मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। तब कहती, इधर आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। वो बातें कर रही थी जोर जोर से,
फिर मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ लेकिन उठता नहीं। कहता हूँ कि जी बताइए, मेरे से क्या काम है आपको? मैं तो आराम कर रहा हूँ ना, मैं तो सो रहा हूँ, क्या काम है? हाँ, तब कहती है क्या हो ना, तुमसे काम है, तुमसे काम है। वाकई में मैं उसको देख करके थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। लड़की जात है, क्या इसके पास मुझे जाना चाहिए? नहीं नहीं, फिर मैं जाने को सोचता हूँ लेकिन मन जो है ना मेरा गवाही नहीं देता, मैं रुक जाता हूँ। तब कहती है कि डरो मत, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। हाथों की इशारा करती है, ज़ोर से चिल्लाती है। अब मैं सोचता हूँ कि चलो मिल लेते हैं, पता नहीं क्या बात करने वाली है। मैं उसके पास में आ जाता हूँ। बिल्कुल वो जो चार दीवारी थी, बाउंड्री थी, और उस पर पैर लटकाए हुए अपने पैरों को हिला रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। तुम मुझे देख रहे थे ना, घूर रहे थे ना, जैसे वो गुस्से में बोल रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मैं अपनी छत पर आराम से लेटा हुआ हूँ, आप जब गाना आकर के अचानक गुनगुनाना शुरू कर देती है तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं इसके अलावा मैं आपको क्यों भला देखूं, मुझे आप में क्या इंटरेस्ट है? मैं आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने छत पर सो रहा था, मैं अपनी सफाई देने लगा। लड़की जात है भाई, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मामला ख़राब हो सकता है, और फिर मामा जी मेरी हाल जो करेंगे, अब उन पर क्या बीतेगी वो तो दूर की बात है। और तब वो कहने लगी तू मुझे देख सकता है। मैं गुस्से में था। अब मैं कहने लगा कि आप दिखाई दे रही हो तो मैं देख रहा हूँ, नहीं दिखाई देगी तो मैं कैसे भला दिखूँगा? मजाक में, गुस्से में मैं भी ऐसे ही जवाब दिया था। तब वो लड़की शांत हो जाती है, कहती है वाकई तुम सच बोल रहे हो। मैंने बोला कि इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? आप यहाँ बैठी हो, अपने पैर हिला रही हो और मैं मुझसे बात कर रही हूँ, तो मैं देख नहीं रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ? मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ? मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ। मुझे नींद भी लग रही थी। आइए तब तक लड़की ना जाने कब आकर के बैठ गई और गीत गुनगुनाने लगी थी। मुझे उस टाइम बड़ा बुरा लग रहा था उसका बीच का संवाद जो मुझसे बोल रही थी। अचानक तुम मुझे देख रहे हो, ये क्या मतलब है? अरे देख रहा हूँ, तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। कहने लगी कि वाकई तुम सच कह रहे हो ना? मैं बोला इसमें झूठ वाली क्या बात है? तब उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। मेरा नाम, अब अपना नाम बताई कि मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भी अपना नाम बता देता हूँ कि मेरा नाम तो प्रदीप है। मुझे आपके और नाम में और आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाइए, रात हो चुकी है, आपका परिवार नीचे इंतज़ार कर रहा होगा, जाइए सोइए। तब लड़की के चेहरे पर निराशा की भाव आ जाती है। आप फिर कहती है कि मेरा यहाँ कोई परिवार नहीं है, मैं तो अपने मामा के घर पर रहती हूँ। मैं मामा के घर से यहाँ पर आई हूँ, ये मेरा घर था लेकिन अब नहीं है। मेरे परिवार वालों ने इसको बेच करके और ना जाने कहाँ चले गए। जब ये लड़की बोलती है तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? अनजाने घर में अब बिना मालिक का इजाज़त के तुम छत पर आ चुकी हो, और तुम ही कह रही हो कि ये घर अब मेरा नहीं है, हमारे माँ बाप ने अब बेच के चला गया है, हमें अपने मामा के घर में रहती हूँ। ये पहली जो लड़की मुझे अब बता रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एकदम दिमाग सनक सा गया था। क्या बोल रही हो भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही बर्ताव कर रहा था कि जल्दी से इससे पीछा छूटे, हाँ अपने घर में जाए, अब मैं अपने बिस्तर पर आराम करूं। लेकिन वो लड़की जैसे पीछा छुड़ाने के मूड में नहीं थी। कहने लगी कि देखो, बाकी मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ये मेरा घर कभी था लेकिन अब नहीं है। मेरे माँ बाप अब इसको बेच के चले गए हैं। अब मैं उनको काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो मुझे मिले नहीं। मैं कभी कभी अपने मामा के घर से यहाँ पर आती हूँ। मैं कहने लगा कि जब आपको अपने मामा से पूछ लेना चाहिए कि आपका परिवार कहाँ है। तब वो कहती है कि मामा भी बताते नहीं हैं, मामा मुझे कुछ भी नहीं बताते। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? आप ना माँ बाप का पता आपको मालूम नहीं है, आपको मामा का मालूम नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तब लड़की अपना नज़रें झुका देती है, कहती है मैं एक प्रेत आत्मा हूँ ना, मैं एक आत्मा हूँ ना, मैं मर चुकी हूँ। सच कहूँ ना, उसकी बात पर मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। मैं अपने हंसी रोक करके बैठा हुआ था। क्या मेरे साथ में तुम कोई गेम खेल रही हो
मेरे साथ में अब हंसी ठिठोली कर रही हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं हंस के कहने लगा मन ही मन, उसके सामने तो नहीं हंसा। हाँ, हंस के कहने लगा मन ही मन कि देखो, आप तो जिंदा हो, मेरे सामने में बैठी हुई हो और अपने आप को मारा हुआ घोषित कर रही हो। यह कैसे संभव है? तब कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ ना सत्य है। जो कुछ मैं बता रही हूँ तुमसे ना कि सत्य है। मुझे कोई जल्दी से देख नहीं पाता है। जब मैं यहाँ पर अपने घर में आई थी अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, तब मेरा दिल भारी भारी हो गया था। अब मैं इस बाउंड्री पर आकर बैठ गई थी, तब तुम्हें देखा और मैं देख करके अब मैं ऐसे ही ना जाने कैसे गीत गुनगुनाने लगी और तब तुम जाग गए थे। पहली बार एहसास हुआ है कि कोई मुझे देख भी सकता है। ना तो मेरे मामा का परिवार मुझे देख पाता है और ना कोई और भी मुझे देख पाता है। मैं एक हवा की तरह हूँ। जब ये बोलती है ना मुझे विश्वास नहीं होता। जब मैं उसको कहता हूँ कि जब तुम आत्मा हो तो मुझे तो डरना चाहिए, तुम तो भूत हो, हमारी नज़र में एक तरह से तुम चुड़ैल हो, ऐसा ही हो ना, तो तुम्हारी शक्लें चुड़ैल की तरह होना चाहिए ना। मैं भी गांव में पला बड़ा था, मैं किस्से कहानियाँ सुनता था। गांव के लोग बताया करते थे कि चुड़ैल हमेशा खतरनाक होती है, चेहरा उसका भयानक होता है, उसके पंजे भयानक नज़र आते हैं, उसमें जो नाखून है लंबी लंबी होती है, उसके पैर उल्टे होते हैं। कई तरह का मैं किस्से कहानियाँ सुन चुका था, लेकिन वो लड़की मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं दिख रही थी, लेकिन अपने आप को साबित कर रही थी कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। जब मैं उसे कहना नहीं मानता हूँ ना, तब वो कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं मर चुकी हूँ। अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि मैं पहले इसी घर में रहती थी बहुत साल पहले। मुझे वक्त तो नहीं मालूम कि कितना साल हो चुका है। मैं बड़ा खुश थी। इसी दौरान मुझे एक लड़के से प्रेम होता है। मैं अब उसे प्रेम करने लगती हूँ। मैं पढ़ाई अपना जारी रखती हूँ। हम पार्क में कहीं मिलते हैं। पता नहीं किसने अब हमारे परिवार को बता दिया। इसके बाद परिवार मेरे मामा के घर भेज देता है गांव में। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन वहाँ मुझे जाना पड़ता है। मैं अपने प्रेमी को अभी तक से भूलना नहीं चाहती थी। हम दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। मैं उसकी याद में तड़पती थी। मुझे मामा के घर अच्छा नहीं लगता था। मैं एक रात को अब मैं अपने मामा के घर से भाग करके निकली कि मैं अपने शहर पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीच में अब एक नहर था, पानी वाला नहर। आज जब वहाँ पहुँचती हूँ ना, तब मुझे एक लंबे काली साए ने रास्ता रोक देता है। मैं जब देखती हूँ ना तो बड़ा ही डरावना था। कद काठी बहुत ज़्यादा उसकी लंबी दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो मुझे रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। भारी आवाज़ में कहता है कि तू कहाँ जा रही है इस वक्त में। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैं डर जाती हूँ और उसके बाद कुछ भी मुझे होश नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। अपनी दुख भरी कहानी बताती है और तब कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं हूँ कहाँ पर। अचानक मैं अपने आप को इसी दुनिया में पाती हूँ। अब मैं अपने घर आना चाहती हूँ, घर भी आती हूँ तो हमारे माँ बाप नहीं हैं। मैं अपने मामा के पास जाती हूँ कि मैं उनसे पूछ लूँ। अब मैं कमाल की बात थी कि मैं जो लंबी यात्रा थी अब वो मैं फौरन पूरी कर लेती थी, चलते हुए जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। लड़की अपनी कहानी बताती जा रही थी और प्रदीप जी इस कहानी को अब सुन रहे थे, आश्चर्य में डूबे हुए थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। और तब लड़की बताती है कि तब से मैं अब तक कभी मामा के घर या कभी इस घर पर आती हूँ। मैं अपने प्रेमी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। प्रेमी मुझे दिखाई भी देता है। मैं उसको पकड़ना चाहती, लेकिन वो मुझे पकड़ में आता ही नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो बात भी नहीं कर पाता, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाता। और तब तुम मेरी आवाज़ सुने और तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम में ऐसा क्या है कि तुम मुझे देख सकते हो, मेरी बात को समझ सकते हो, और बाकी लोग क्यों नहीं सुन पाते। वाकई ये डराने वाला विषय था। आज सच कहे ना, प्रदीप जी उस टाइम अब खौफ में भर गए थे कि भाई इससे दूर हो जाओ। डरे हुए थे, मैं तो नौकरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। तब कहते हैं कि देखिए
मैं गांव का रहने वाला हूँ, अब मैं फलानी गांव से आया हूँ। हाँ, तब लड़की कहती है, अरे उसी के गांव के बगल में तो मेरा मामा का गांव है। चलो अच्छा हुआ कि तुम भी अब मेरे गांव के पड़ोसी निकले, मैं मेरे मामा के गांव के पड़ोसी निकले। लड़की मेरा पिंड नहीं छोड़ी थी। प्रदीप जी बता रहे थे, वो बातें करती जा रही थी कि तुमसे बात करके दिल का बहुत शांति हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। तभी कुछ खड़खड़ खड़खड़, अब उसी के घर में अब जो सीढ़ियों पर कुछ आवाज़ आने लगी थी। लड़की डर जाती है, अब फिर वो नीचे की तरफ भागती है, अब फिर दोबारा वापस नहीं आती है। प्रदीप जी बताते हैं कि मैं तो काफ़ी डर गया था। इसके बाद वो लड़की उस रात तो नज़र नहीं आती है। ये बात मुझे मामा जी को बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि कहीं लड़की मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है, कहीं कोई नया ढोंग तो नहीं कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेतात्मा प्रेतात्मा होती है, पैर उल्टे होते हैं, ये तो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रही है। मामा जी को ये बातें बताता नहीं हूँ, और ना जाने उस लड़की से मुझे सहानुभूति सी हो गई थी। बड़ी मीठी मीठी बात कर रही थी, बहुत सारी बातें, और उसकी बातें मेरी जहन में अब एक तरह से चल रही थी। वो अपने प्रेमी के बारे में बता रही थी कि मेरा प्रेमी ऐसा था, हम दोनों प्यार करते थे, और आज मुझे वो देख नहीं सकता। ऐसा क्या था? ये झूठ बोल रही थी, सच बोल रही थी? उस टाइम मैं काफ़ी कहूँ ना, उसकी बातें सुन के मैं भयभीत भी हो गया था। मुझे लगा कि इसे मुझे किनारा कर लेना चाहिए, इसके जाल में मुझे फंसना नहीं चाहिए। ना जाने मेरे साथ में कब बुरा कर दे, प्रेत आत्मा है। लेकिन अगले पल मुझे लगता था कि नहीं, ये मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रेत आत्मा कहाँ से नजर आती है? देखने में इंसान की तरह है, बातें इंसान की तरह कर रही है, जरूर मुझे बेवकूफ़ बना रही है। मैं दोनों बातों के बीच में फंस चुका था। एक मन था कि उसको प्रेतात्मा मान रहा था, दूसरा मन जो कह रहा था कि नहीं नहीं, ये ढोंग कर रही है, झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, और कुछ नहीं है। आखिरकार अभी नौकरी तो लगी नहीं थी। मामा जी कह रहे थे कि अभी हफ्ता दिन लग जाएगा। मतलब हफ्ता दिन मैं अब इस तरह से घूमता दिन में, अब फिर रात होने के बाद वहीं छत पर अपना बिस्तर लगा करके आराम से सो जाता। 2 दिन तक वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई, और तब मुझे लगा कि वो कोई प्रेतात्मा नहीं है, वो मुझे बेवकूफ़ बना करके डराना चाहती थी। अब मैं उस रात डर भी गया था। अब धीरे धीरे उसकी बातें मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। मैं आराम से आधी रात के वक्त सोया हुआ था। आसमान में चांद आज भी निकला हुआ था। बादल थोड़े बहुत थे, आ रहे थे जा रहे थे। कभी चांद छिप जाता था तो थोड़ा अंधेरा हो जाता था। कब आकर के लड़की मेरे बगल में मेरे बिस्तर पर बैठ गई थी, और मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मुझे उठा रही ना, तब मेरी आँख खुलती। अब मैं उसको देख करके खौफ में भर जाता हूँ। अरे तुम फिर आ गई? अरे भाई भाई जाओ, अपने घर पे जाओ, अपने घर पर जाओ, कोई देख लेगा तो समझ लो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तब लड़की कहती कि नहीं, मुझे कोई देख नहीं पाएगा, तुम देख रहे हो, तुम डरो नहीं। उस दिन बात अधूरा रह गया था। तब वो कहने लगी कि देखो, मैं सब कुछ उसी दिन उसी रात को बताना चाहती थी, लेकिन मैं एक मुसीबत में अभी भी हूँ। वो मुझे अपने बस में रखना चाहता है, लेकिन मैं उसके बस में रहना नहीं चाहती। मैं भाग करके अब बीच जगह पर कभी आ जाती हूँ, कभी मामा के घर चली जाती, ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। मैं पूछता हूँ कौन है? तब वो कहती है वही जो नहर के पास में वो भूत जैसा मुझे दिखाई दिया था, लंबा कद का, बड़ी बड़ी आंखें उसकी। वही मुझे ढूंढता है, वही मुझे पकड़ करके अब फिर ले जाना चाहता है अपनी दुनिया में, लेकिन मैं उसकी दुनिया में बिल्कुल जाना नहीं चाहती हूँ। जब मैं सुनता हूँ ना, मुझे हैरत तो बहुत होती है। अब मन ही मन अब मैं एक तरह से डर भी रहा था, और दूसरा पल मेरा मन कह रहा था कि नहीं, ये मजाक कर रही थी। अब मैं उठ के बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि देखिए, अगर आप मेरे साथ में मजाक कर रही है तो मजाक ठीक नहीं है। अगर आप सच बोल रही हो तो मुझे विश्वास नहीं है। आप प्रेतात्मा कहाँ से देखती हो? प्रेतात्मा के अलग ही रंग होते हैं, जैसे मेरे गांव में बड़े बुजुर्गों ने बताया है, और उसमें से एक भी लक्षण आप में मिलता नहीं है। कहाँ से लग रही हो? तब वो रोने लगी थी और कहने लगी कि देखो प्रदीप, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम में वो शक्ति है, तुम में वो ताकत है जो मुझे देख रहा है, और तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। क्या तुम
अपनी शक्ति से अपने पास में रख सकते हो। उस चंडाल से, उस भूत से मुझे दूर रख सकते हो, मेरी सुरक्षा कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें अब धन भी दूंगी, मैं पैसा भी दूंगी। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मैं पैसा भी तुमसे मदद करूंगी। मैं सोच में पड़ गया था। मैं कहने लगा कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम प्रेतात्मा हो। मुझे वो चीज़ तुम पर नज़र नहीं आ रही है, तुम में नज़र नहीं आ रही है। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। तब कहती है कि अब देखो। आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है, लेकिन वो खुद गायब हो चुकी है। अब पहली बार जैसे मैं पसीने से नहा चुका था, पसीने से अब पूरा मैं सारोवार हो एक तरह से हो चुका था, पसीने में डूब चुका था। मेरे सारे रोमे खड़े हो चुके थे। डर का आलम था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब वो मेरे सामने दिखाई देने लगी। कहने लगी, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं हूँ, ना तुम्हें परेशान करने वाली हूँ। बस कुछ दिन तक मुझे अब छुपा कर रख दो। तुम्हारे में वो शक्ति है, तुम उस प्रेतात्मा को, उस चंडाल को मुझसे दूर रख सकते हो। लेकिन मुझ में ऐसी क्या खूबी थी? मैं तो खुद भूत प्रेत के नाम से डर जाता था। ये लड़की कहती कि तुम में ऐसी कोई ताकत है, कोई खूबी है जो मुझे तुम देख रहे हो, नहीं तो कोई दूसरा कोई अब मुझे देख नहीं सकता। सच कहूँ ना, मैं उस लड़की को गायब होते हुए देख बहुत खौफ में था। लेकिन लड़की समझाती है। तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मुझे कहाँ रखना है। तब वो कहने लगी कि बस अपने अंदर रख लो, मैं तुम्हारे अंदर में रहूँगी, लेकिन तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम जो ये कहानी बता रहे हो ना कि तुम इस चक्कर में आए हो नौकरी की तलाश में, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। सच कहूँ ना, मैं ऐसा काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगने लगा कि लड़की मदद करना चाहती है। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरे शरीर का उपयोग करेगी, मुझे तो एहसास भी नहीं होगा जो उसने मुझे कहा था। अब मैं उसकी बात को मान लेता हूँ, इजाज़त दे देता हूँ कि ठीक है, तुम मेरे साथ में रह सकती हो। इसके बाद लड़की खुश हो जाती है। कहती है कि अब मुझे डर नहीं है। अगर वो शैतान मेरे पास भी आएगा ना तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी छत्र छाया में हूँ। मेरे के अंदर में ऐसा क्या था, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा था। और आखिरकार वो लड़की मेरे इर्द गिर्द ही रहने लगी। कभी कभी मुझे दिखाई नहीं देती थी। दिन के टाइम में तो पता भी नहीं चलता था। जब आधी रात होती थी तब शायद वो मेरे अंदर से निकल करके बाहर हो जाती थी। मुझसे घंटों बतियाती थी, बात करती थी। अब पूछती थी कि क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का। तब मैं बताता था कि अभी तो नौकरी मिली नहीं। तब कहने लगी, देखो जैसा मैं समझ रही हूँ ना, तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए, गांव चलना चाहिए। यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है। जैसे वो बोल रही थी कि तुम्हें नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलने वाला, और जैसी नौकरी तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तब मुझे लगता है कि लड़की तो सही बोल रही है। मैं कहने लगा कि मैं गांव जाकर क्या करूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं पैसे के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। तब लड़की कहती है कि मैं मदद करूँगी, लेकिन चलो यहाँ से, गाँव से, यहाँ रुकना नहीं है, चलो अपने गाँव पर। मैं मामा जी से ये सब बातें बोलता हूँ कि देखो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गया, आपने नौकरी अभी तक दिलवाया नहीं। और तब उदास भाव से बोलते हैं कि बेटा क्या बताऊँ, मैं कईयों से बात कर लिया था, सब ने हाँ बोला था, लेकिन इस टाइम सब ने मना कर दिया है कि अभी काम सही ढंग से चल नहीं रहा है, कुछ वक्त लगेगा। तो सच है बेटा, अभी तुम अपने गांव चले जाओ और शादी ब्याह होने के बाद में अब फिर तुम आना, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना। लड़की ने सच बोला था, मुझे यकीन हो चुका था। और तब मैं अपने गांव लौटता हूँ। माँ मुझे देख के खुश हो जाती है और कहती है कि कुछ काम हम लगा था। मैंने बोला कि नहीं, अभी तक नहीं। मैं इस लड़की की बातें अपने परिवार में किसी को नहीं बताता हूँ। सब कुछ सामान्य से चलता रहता है। रात के टाइम कमरे में लड़की और मैं बातचीत करते थे। वो लड़की, अब मैं उससे कोई प्रेम हम नहीं करता था, उसका तो प्रेमी कोई और था जिस पर अपने जान छिड़कती थी। उसी के बारे में हमेशा बात करती थी कि देखो हम लोग यहाँ मिलते थे, ऐसे करते थे, वहाँ जाते थे। अगर हमारे पड़ोसी नहीं देखे होते तो मैं अपने मामा के घर आती भी नहीं, और ना मेरी कभी मौत होती। मेरी मौत उसी भूत ने किया, उसी चंडाल ने किया था, लड़की कह रही थी। अब मुझे भी लग रहा था
कि शायद वो चंडाल इस लड़की को अपनी दुनिया में ले जा चुका था। और इसके बाद लड़की किसी तरह से पिंड छुड़ा करके उसकी दुनिया से वापस आ गई थी। मैं भी अपना दुख सुख बताया करता था कि देखो बहन की शादी नज़दीक आ रही है, और तुम तो कह रही थी ना कि तुम मुझे मदद करोगी। तो कहने लगी हाँ, मुझे भी उसका टेंशन है, चिंता है, अब मैं इस काम में लगी हुई हूँ। जैसे ही मेरे पास में कुछ धन हाथ में आता है मैं तुम्हारे पास ज़रूर लेके आऊँगी। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। और जैसे जैसे शादी का, अब मेरी बहन का अब टाइम नज़दीक आ रहा था, मुझे अब परेशानियाँ बढ़ रही थी। परिवार में अब चिंता सबको था, मन ही मन सब कुछ तैयार थे। पैसा कौड़ी का अब थोड़ी दिक्कत थी, अधिकांश सामान सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन चिंता तो चिंता थी, पैसे का सारा खेल था। शादी ब्याह तो सब पैसे का महत्व है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा भी चिंतन कर रहे थे, मैं भी चिंतन कर रहा था कि आखिरकार कैसे हो पाएगा। मुझे इस लड़की पर अभी भरोसा नहीं था कि ये मेरी मदद कर देगी। एक दोस्त की तरह जरूर थी, इसे मैं अपने दिल की बात शेयर करता था और वो अपनी बात शेयर करती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए कोई धन ढूंढ के देगी। कहाँ से देगी भाई, वो तो खुद प्रेत आत्मा है। मेरे मन में ऐसा ही विचार चल रहा था उस वक्त में। लेकिन शादी से कुछ कुछ दिन पहले ही वो रात को आकर के मुझसे मिलती है। उसके पास अब एक थैला होता है, और थैला ले आकर के मुझे दे देती है और कहती है प्रदीप, मुझे यही मिला है। ये भी बहुत मुश्किल से, मैं काफ़ी प्रयत्न करती रही और तब जाके ये मिला है। देखो इससे तुम्हारा काम चल सकता है या नहीं चलता है। मैं और भी धन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं उस थैले को पलटता हूँ और तब मेरी आंखें अब वो चीज़ देख लेती है, और देखने के बाद मुझे बड़ा अविश्वास सा लगता है कि ये प्रेतात्मा इतना सारा धन कैसे लेके आ सकती है। सोने के जेवर थे, खाली सोने के जेवर। और आखिरकार वो कहती है कि बस इतना ही मिला। अब मैं बोलता हूँ कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है, इसको तुम कम मत समझो। आखिरकार वो रात ख़त्म होती है और फिर मैं थैला अपने पिता माता के आगे दे देता हूँ। उसमें से कुछ गहने जो थे वो थोड़ा अधूरे थे, मतलब नकली किस्म के थे, उसके कीमत नहीं थे। जब सुनार के पास ले जाते हैं पिता ना, तो उसमें से आधे जो गहने हैं ना वो अलग थे, उसका वैल्यू बहुत कम था, नकली थे। लेकिन कुछ गहने जो थे वो बिल्कुल प्योर थे। और उसको बेचने के बाद इतना धन मुझे आ जाता है कि हमारे परिवार की अब जो खुशियाँ थी, जो काफ़ी दिन से रूठी हुई थी, वो लौट आती है। मेरी बहन का धूमधाम से शादी भी होती है, विदा भी हो जाती है, और कुछ पैसे हमारे पास में अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे वो लड़की कहती है कि इसे तुम अपना कोई काम धाम कर लो। एक दोस्त की तरह हम बात करते थे। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की से प्रेम करता था और वो लड़की मुझसे प्रेम करती थी। आज भी अपने प्रेमी के वो याद करती थी, उसकी याद में आंसू बहाती थी। मुझ पर वो निमरती नहीं थी, हम दोस्त की तरह थे। और तब उसकी सलाह मान करके मैं वो काम कर लेता हूँ। और कहती है कि देखो इस काम में तुम्हारी बरकत है, तरक्की होगी। जहाँ तक मैं सोचती हूँ अब वैसा ही होता है। वो लड़की हमारे घर में नहीं, हमारे शरीर के अंदर में 2 साल तक रही, और इसके बाद एक रात गई तो दोबारा लौट के नहीं आई। मैं उसको काफ़ी ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली और आज तक नहीं मिली है। आखिर वो गई तो कहाँ गई? क्या वो चंडाल उसको दोबारा पकड़ लिया था, या फिर उसकी मुक्ति हो गई थी? आज तक मैं उसी संदेह में जी रहा हूँ। मुझे खुशियाँ तो दे गई, लेकिन अपने लिए एक पहेली छोड़ के चली गई। उस पहेली को आज भी सुलझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उसके साथ में अचानक क्या हो गया। अगर वो उसको मुक्ति मिलती और तभी मुझे बताती, उसके साथ कोई समस्या होती, अगर वो चंडाल उस हमारी एरिया में दिखता तो ज़रूर मुझे शेयर करती। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अचानक जो रात को गायब होती है ना, फिर नज़र नहीं आती। तो दोस्तों ये थी प्रदीप जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। फिर दोस्तों मैं इसी चैनल पर मिलता हूँ कल की रात
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।